वो उससे झूठ बोलती थी, नहीं माँ मेरी सच्ची है, अगर कहती है खाना नहीं देंगे तो नहीं होती है। चलिए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं प्रतिभा गुप्ता जी की से कोई फायदा नहीं है। मंच पर हमारे गुरुदेव शंकर जी बैठे हैं, आप सब हमारे बीच के आदरणीय तमाम लोग पीछे बैठे हुए हैं। मैं एक गीत पर 5 मिनट बोला जा सकता है, इतनी क्षमता है कवित्री में। 63 गीत है, अनुमान लगा लीजिए, और लिखा भी जा चुका है, तो कोई नई बात नहीं कहनी है। सिर्फ अभी जब आप लोग किताब पढ़ेंगे, अभी चर्चा होगी, कवित्री ने भी पढ़ा था, बहुत बात तक आपके हृदय में गूंजेगी ये पुस्तक, पर मुझे कुछ एक विशेष दृष्टिकोण से बात कहनी है कि मैं समझता हूं कि जो आज के युग में नारी विमर्श और स्त्री विमर्श जहां कहीं भी जिस रूप में पाया गया है, उससे कई गुना अधिक घन इस पुस्तक में मुझे दिखाई पड़ेगी। स्त्री विमर्श का जितना बढ़िया चित्रण है, मैं समझता हूं कि कितने कोणों से उन्होंने देखा है। उस वो राज्य निरापद माना जाता था, शक्तिशाली माना जाता था, जिसका राजा वेश बदलकर जनता के बीच घूमता था। इतिहास गवाह है। इस कवित्री ने अपने कवि कर्म को इसलिए सार्थक कर दिया है कि भावनाओं की सुरंग में, उबड़ खाबड़ अनुभूतियों में अपनी आत्मा को साथ लेकर के चली है, और वो चीजें इसमें निकली है तो सफलता की गारंटी, सफलता का निकष आपको प्रत्यक्ष होने वाला है। माँ के प्रति, पुत्री के प्रति, बहन के प्रति, तमाम रिश्तों पर कविताएं हैं, कोई नई चीज नहीं होती है, अपने अपने कोण से देखते हैं। माँ ममता की अनुपम मूरत देती प्यार प्यार दुलार, उनका गीत है। पुत्री के प्रति कहा कि कठिन जीवन डगर होगी मगर तुम डगमगाना मत। बेटी के लिए माँ कह रही है, बढ़ाकर पग सुता अपने कभी पीछे हटाना मत। यह सीख जो माँ दे रही है, आप तय कर लीजिए कि घर में बच्चों का निर्देशन माँ के हाथ में होता है, वही संतान सफल होती है। संतान के निर्माण में, पोषण में, रक्षण में, भक्षण सब चीज में पिता है, और संस्कार की शिक्षा में माँ का हाथ है। शिवाजी अगर बने हैं तो अपनी माँ के कारण, और अगर छत्रसाल बने हैं तो अपनी माँ के कारण, सारंधा बनी है तो अपनी माँ के कारण, दुर्गावती कभी माँ। एक माँ अपनी बेटी को जो शिक्षा देगी वो स्थायी होगी। माँ के कर्तव्य को, और बहन के प्रति क्या बात कही है। प्रस्तरपुर वालों ने यह कैसी रीत बनाई है, बहन की कौन सुन लेता है। मैं समझता हूँ सबसे कम लिखा है इस पर, क्योंकि दूसरे घर चली जाती है। तो कवित्री इस बात का अनुभव करती है, प्रस्तरपुर वालों ने यह कैसी नीत रीत बनाई है, भाई तो एक साथ रहे पर पहना हुई पर आई है। ये बेधक पंक्तियां कवित्री ने लिखी है, कोई बहन पढ़ेगी तो उसके कोड लिख जाएंगे निश्चित तौर। उन्होंने एक जगह पर, तो सदवा स्त्री होती है, पति के साथ में है, तो उसके लिए आम बात है, रोज लिख सकती है कि मन उपवन में खिले हुए हैं बेला और गुलाब। उन्होंने लिखा कि मन उपवन में खिले हुए हैं बेला और गुलाब, लेकिन विधवा की व्यथा उसी के साथ में है। अब बदरंग हुआ है जीवन, और जीवन के बदन की छवि उसको देखना, वहां फुर्सत नहीं जाती लोगों की। उन्होंने उसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि किसी मांगलिक कार्य में किस तरह से माँ को, उस विधवा स्त्री को बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसको सामाजिक मान्यता में बहुत ही
अमंगलकारी दृष्टि से देखा जाता है, उसकी पीड़ा उन्होंने लिखी। एक दहेज पीड़ित शब्द ग्राहता है, अधर मौन है लेकिन भीतर भीषण आग भरा। रोज सुनती है ताने, उसके अंदर प्रतिरोध उबल रहा है, और वो करे क्या? ये उनकी रचनाओं में पीड़ा के मर्मस्थल है। पुत्री का जन्म होता है, न जाने कितने लोग बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ सब कहते हैं। कवित्री कहती है, उसको स्वर देती है, हृदय मरुस्थल पर खुशियों की अद्भुत बदली छाई। बेटी का जन्म हुआ है तो उसका तपता हुआ जो हृदय है मरुस्थल की तरह से बेटी के जन्म से उस बदली का हो रहा है। लगता है खुशियों की बरसात उसके जीवन में होने वाली है। बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां हैं तो एसिड अटैक पीड़िता है। लखनऊ में एक शिरोज हैंग आउट है, वहां पर वो काम करती है। जितनी पुरातन सोच है उतनी अधुनातन दृष्टि है प्रतिभा की। एक एसिड अटैक पीड़िता कहती है, डालकर एसिड किया है रूप को विच्छद, डालकर एसिड किया है रूप को विच्छद, सिर्फ तन को ही नहीं मन को किया आहत, दर्द को दिल में छुपाकर मुस्कुराऊंगी, मत समझना चोट खाकर टूट जाऊंगी। ये जिजीविषा का स्वर है जिसका रूप विकृत हो चुका है, तो अस्वीकार्य सी हाशिए पर पड़ी हुई है। उसकी पीड़ा को कविता में ढालना साहित्य की सच्ची साधना है। उन्होंने अभी अपनी सौतेली माँ के बारे में गीत पढ़ा था। मैं तो समझता हूँ विरल गीत है, किसने सौतेली माँ पे लिखा होगा मैंने नहीं पढ़ा। उस सौतेली माँ जो एक कोष्ठक में, एक ब्रैकेट में, इसकी छवि विकृत है, लेकिन अपवाद होते हैं दुनिया में। वो एक अपवाद स्वरूप उनको सौतेली माँ प्राप्त हुई और उन्होंने, मैं तो कहूंगा कि जो लोक निंदा का भंवर है उसमें जो फंसी हुई थी सौतेली माँ की छवि, उसकी उद्धारक है कविता। लोगों ने उल्टा सीधा जाने क्या बतलाया था, लेकिन तुमने ममता हिंद को मुझ पर सदा लुटाया था। ये वो कहती हैं और उस माँ को प्रणाम करती हैं जिन्होंने उनका पालन पोषण उनके स्तर पर आकर के किया था। उन्होंने ये तो बात बिल्कुल नहीं देखी होगी कि एक स्त्री विमर्श की बात कर रही है, स्त्रियों के पक्ष में है, लेकिन वो तारका के पक्ष में कभी नहीं और न सुर्पखा के पक्ष में। वो एक सच्ची स्त्री के पक्ष में है। जो कविता है वो समाज सापेक्ष होती है, समाज का कल्याण करती है, उसकी ध्वजा उठाए हुए रचनाकार करता है। उन्होंने एक विधवा स्त्री के बेटे की भूमिका अपनी कविता में अभिनय किया। एक गीत रचा जिसमें विधवा स्त्री का बेटा अपनी पत्नी से कहता है, कहा कि सुनो प्रिय नासमझी में तुम मत करना आघात, सुनो प्रिय नासमझी में तुम मत करना आघात, मेरी माँ से ऊंचे स्वर में कभी न करना बात, मेरी माँ से ऊंचे स्वर में कभी न करना बात। अगर किसी का भी बेटा ये कहने लगे तो जितनी बैठी हुई है उन सबका भी जीवन और भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे बेटे की
सबको कामना होगी। और यह एक पुत्र बधू और एक पुत्री हर भूमिका में रह करके प्रतिभा ने अपने दायित्व को निभाया है। आजकल पारिवारिक न्यायालय है, बहुत सारे केस हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने बताया था कुछ चीजों पर आपका ध्यान चाहूंगा बस। तो शादी के तुरंत बाद 4 साल बाद 10 साल बाद भी संबंध विच्छेद हो रहे, अखबार कटे पड़े। और एक पत्नी को अनुभूति हो जाती इस बात की कि गलती कहीं न कहीं हुई है, और वो एक चिट्ठी लिखती है, 7 फेरे ले तुम्हारी हो गई थी मैं, 7 फेरे ले तुम्हारी हो गई थी मैं, कल्पनाओं के नगर में खो गई थी मैं, कुछ सगे संबंधियों ने यूं जहर घोला, तो रिश्ता हमारा झूठ भी बोला, उन सभी की हर विजय अब मात करने को, मन बड़ा बेचैन है तुमसे बात करने को, मन बड़ा बेचैन तुमसे बात करने को। ये जो बेचैनी है, ये जोड़ने के लिए इतना अच्छा फेविकोल है, कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं तो समझता हूं कि जो वैवाहिक पुनर्स्थापन के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको प्रतिभा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। ये मैंने देखा उनकी रचनाओं में। और मैं अंत में, उन्होंने बहुत बार बताया ये बात कि जब वो 15 वर्ष की थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। दोनों डॉक्टरों ने कह दिया था नहीं आएगी, पर नियति पर तो मंजूर होता है, वही होता है। एक बार ऑपरेशन हुआ दोबारा, और उनकी रोशनी आ गई, कुछ बहुत कुछ आ गई। तो विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति स्तंभित और अवाक रह जाता है, लेकिन उनकी जिजीविषा ने ये दिखा दिया कि मरुथल में शतदल खिल सकता है। मरुथल में शतदल को खिलते देखना न उनके लिए सुखकर है, बल्कि हम जैसों के लिए भी आश्वस्तिपरक है। उन्होंने कहा भी है कि वो ये कृत्य उनके अंदर की सामर्थ्य और शक्तियों की देन है, कह के गई है। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस कृत्य के माध्यम से हिंदी गीत साहित्य को अपना अमूल्य योगदान दिया है, और शुभाशीष देता हूं कि वे अपनी अनवरत साधना से एक अलग ही छवि और पहचान बनाने में सफल हों। उनका जो अंतिम गीत है ये मरुथल में शतदल, उन्होंने कहा उसमें, मन कोटर में बैठ निराशा हुक्म चलाती थी। मन कोटर में बैठ निराशा हुक्म चलाती थी, कुंठाओं की चादर ओढ़े मैं सो जाती थी। और आज का दिन देखिए, कुंठाओं की चादर तार तार हो गई है, और हम लोग इस आह्लादक परिवेश में उनको बधाई दे रहे हैं। आप सबकी तरफ से, मंच की तरफ से मैं उनको अनंत आशीष और साधुवाद और बधाई देता हूँ। और मैं जितना समझ में आया आपके सामने रख पाया हूँ, ताकि ये पुस्तक आपको बताएगी। धन्यवाद। इतनी अच्छी सटीक सही समीक्षा के लिए आज के अध्यक्ष जी का भी उनको आशीष मिल रहा है। भाई राजेश शुक्रवार जी को एक बार पुनः कर्तव्य ध्वनि से राजेश शुक्रवार जी का स्वागत हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि निशा सिंह नवल जी यहाँ उपस्थित है। निशा नवल जी
उपस्थित है आप आए और आजीविका रेड्डी उनकी माता जी का माल्यार्पण करें, जिन्होंने उनको ऐसे संस्कार दिया, आजीविका को ऐसी देख रेख में रखा